यूक्रेन का डबल युद्ध शुरू। यूक्रेन से अमेरिका ने खोला मोर्चा। लगातार 12 दिन से ईरान पर हमला। अमेरिका का टारगेट हॉर्मुज पर कंट्रोल। ईरान पर बरसाए बम, सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही, कई शहरों में जोरदार धमाके। दक्षिणी ईरान के बुशर पर 2 धमाके। कुवैत पर तेहरान की तरफ से बड़ा हमला। ईरान की महातबाही की तैयारी। ट्रंप की यूक्रेन से खतरनाक डील। ज़ेलेंस्की का बड़ा फैसला, जनरल सिरस्की की छुट्टी। मिखाइलो द्रपादी बने यूक्रेनी सेना के चीफ। यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा दावा, 24 घंटे में मारे 1460 रूसी सैनिक। आईएसडब्ल्यू और डीप स्टेट आंकड़ों में दावा, 4 हफ्ते में 39 वर्ग किलोमीटर ही कब्जा। यूक्रेनी वायुसेना का दावा, यूक्रेन के 9 इलाकों पर इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। नहीं झुक रहा ईरान, हार नहीं मान रहा है यूक्रेन। इस भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत जरहे। ईरान पर अमेरिका 12 दिनों से लगातार बड़े हमले कर रहा है। अभी तक पश्चिमी और दक्षिणी ईरान में कम से कम 9 ईरानी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने का दावा अमेरिका ने किया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि ईरान अरब देशों के उन तेल भंडारों पर हमला करने जा रहा है जो पूरे अरब को आग का दरिया बना सकते हैं। उधर ट्रंप ने हॉर्मुज पर कब्जा करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट सेंटकॉम को भेज दिया है। और अब देखना यह होगा कि अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिका ईरान पर किस तरह और कितना बड़ा हमला करता है। नौ शहरों पर तूफानी हमले, 12 दिन में रौंद दिया ईरान। लगातार 12वें दिन ईरान पर अमेरिका जबरदस्त हमले कर रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि पिछले 12 दिनों में ईरान के 12 ठिकानों पर चुन चुन कर हमले किए गए हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि ईरान ने भी खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका हर हाल में ईरान के हॉर्मुज पर कब्जा करने की कोशिश करने में जुटा है। इधर ईरान ने अपनी घातक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें फतह-2 और सेजिल मिसाइलों से अरब देशों के तेल ठिकानों को तबाह करके आग का दरिया बनाने का ऐलान कर दिया है। इधर ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी जहाज पर हमला करता है तो फिर अमेरिका जवाब में ईरान के पुलों और बिजली घरों पर जबरदस्त बमबारी करेगा। इनमें तेहरान के अंदर मौजूद ठिकाने भी शामिल होंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मौजूदा संघर्ष में अब तक 18 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों सैनिक इसमें घायल हुए। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और रूस की जंग अब ज्यादा खतरनाक और बेरहम हो चुकी है।
12 दिनों से ईरान पर हमले, हॉर्मुज पर कब्जा करेगा अमेरिका। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध अब सबसे ज्यादा घातक और निर्णायक दौर में दाखिल हो चुका है। अमेरिकी रक्षा कमान यानी सेंटकॉम ने बीते 24 घंटे के दौरान ईरान पर लगातार 12वीं रात भारी हवाई हमले किए हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सनसनीखेज बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरान के सबसे गुप्त और अभेद परमाणु ठिकाने पिकैक्स माउंटेन को तबाह करने की चेतावनी दे दी है। क्या पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका बड़ा प्रहार करने वाला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हुए हमलों के बाद ट्रंप ने तेहरान को क्या अल्टीमेटम दे दिया है? और ईरान ने जॉर्डन से लेकर फारस की खाड़ी तक कैसे पलटवार किया है? सबसे पहले बात रात में हुए हमलों की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने लगातार 12वें दिन भी ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को पंगु बनाने के मकसद से जबरदस्त हमला किया है। पश्चिमी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक पश्चिमी ईरान के अहवाज, रामशीन, अंदिमेश्क और इराक सीमा के पास में शलमचे के सैन्य परिसरों को अमेरिकी मिसाइलों ने निशाना बनाया। तटीय ठिकानों पर हमला। फारस की खाड़ी के पास मौजूद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के मरीन ड्रोन हैंगर्स और मिसाइल लॉन्च पैड पर नौसैनिक बमबारी की गई है। इधर ईरान भी चुप नहीं बैठा है। सुबह के वक्त ईरान के IRGC ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर जबरदस्त हमला करके उसके थर्ड मिसाइल डिफेंस रडार, पैट्रियट सिस्टम और CRAM सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जॉर्डन के रक्षा विभाग ने भी पुष्टि की है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 4 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को बीच हवा में इंटरसेप्ट किया है। इधर ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने हॉर्मुज में किसी भी अमेरिकी या वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया तो अमेरिका ईरान के हर एक हमले के बदले तेहरान और आसपास के एक-एक पुल और पावर प्लांट को बम से उड़ा देगा। And the stock market has said, and that's with this skirmish we have going on. I call it a skirmish. This is with this skirmish we have with the Islamic Republic of Iran, and I call it that because let me tell you, they're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal. Because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. ईरान युद्ध हुआ तूफानी, हॉर्मुज पर कब्जे का ब्लूप्रिंट। ये महज 2 देशों का टकराव नहीं, ये दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापार लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने और उस पर कब्जा जमाने की जंग बन चुकी है। 12 रातों की इस लड़ाई ने ईरान युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात अपने 50,000 सैनिकों को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को आक्रामक कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। बहरीन में सुबह से ही मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज उठे हैं। इधर इजरायली सेना यानी IDF के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध फिर से शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं। जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल में भी खतरे की घंटियां बज रही है। ईरान में अमेरिका की तूफानी हमलों का दायरा काफी बढ़ चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पिछले 12 दिनों में ईरान के हॉर्मुज़गान प्रांत, बंदर अब्बास, सिरिक पोर्ट, केशम द्वीप और खार्ग आइलैंड, जो कि ईरान के तेल निर्यात की रीढ़ है, वहां भी जबरदस्त बमबारी की है। खार्ग द्वीप और बंदर अब्बास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। हॉर्मुज़गान में डेसैलिनेशन यानी कि पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट पर हमलों से हजारों ईरानी नागरिक पानी के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड्स, एयर डिफेंस रडार और कमांड सेंटरों पर सैकड़ों बम गिराए गए हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवी को तबाह करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर नीति यानी कि
सस्ते ड्रोन्स, घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और हॉर्मोज की नाकेबंदी के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की कमर तोड़ रहा है। میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. हॉर्मोज में हाहाकारी हमले, अरब में ईरान का आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमलों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने पेंटागन को ऑन कैमरा और खुफिया तौर पर एक ही लाइन का आदेश दिया है, ईरान को नरक में बदल दो। इस आदेश के ठीक बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 8वीं रात ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और मिसाइल हमला किया है। पिछले 8 दिनों से ईरान पर दिन और रात बिना रुके लगातार हमले अमेरिकी सेना कर रही है। पिछले 8 दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, रेशम द्वीप, चाबहार, दक्षिण तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, IRGC कमांड सेंटर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। यहां किए गए हमलों से सिर्फ नौसैनिक डॉकयार्ड ही नहीं बल्कि बंदर खमीर से जुड़ने वाले रेलवे स्टेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स डिपो को भी जमींदोज कर दिया गया है। बात अगर चाबहार पोर्ट की करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां के शाहिद कलंतारी टर्मिनल के मैरीटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस टावर को मलबे में तब्दील कर दिया है, जिससे इस तटीय इलाके में भयंकर बिजली संकट और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान शहर एयरपोर्ट को निशाना बना करके अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सीमा तक पहुंचने वाले लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई लाइन को भी ध्वस्त कर दिया है। यानी इस बार ट्रंप का मिशन सिर्फ ईरान को डराना नहीं बल्कि हॉर्मोज पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल करना है। To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. ईरानी हमले से दहला अरब, रद्दी का टुकड़ा है MOU। ईरान भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है। उसने अमेरिका के साथ हुए पुराने तमाम समझौतों को रद्दी का टुकड़ा घोषित कर दिया है। ईरान अब कुवैत से लेकर जॉर्डन तक फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों का कहर बरपा रहा है। जॉर्डन की जमीन पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मुअफ्फक सॉल्ट एयरबेस और रुकबान में मौजूद टावर 22 पर हमला किया। इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। ईरान के साथ रूस चीन होकर रहेगा तीसरा विश्व युद्ध। जॉर्डन में अपने सैनिकों की मौत से तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जनरल को फ्री हैंड दे दिया है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां युद्ध एक वैश्विक विनाश का रूप ले सकता है। ईरान के पीछे चीन और रूस जैसे परमाणु पावर देश हैं, जिसने ईरान युद्ध को और भी ज्यादा खूनी बना दिया है। चीन और पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से दोनों देशों से युद्ध रोकने की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 48 घंटे इस सदी के सबसे खतरनाक 48 घंटे होने वाले हैं। अमेरिकी सेना अब ईरान के सबसे बड़े और मुख्य तेल केंद्र खार्ग द्वीप पर सीधे कब्जे की तैयारी कर रही है, जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज और बुशर पर बड़े साइबर और मिसाइल हमले की योजना है। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर परमाणु केंद्रों पर सीधी कार्रवाई की तो फिर रूस और चीन इस युद्ध में सीधे तौर पर कूद सकते हैं।
चीन को अपने उद्योगों के लिए ईरानी तेल की सख्त जरूरत है। वहीं रूस इस मौके का इस्तेमाल अमेरिका को मध्य पूर्व में हमेशा के लिए दफन करने के लिए कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नहीं, बल्कि नेटो बनाम रूस चीन ईरान ब्लॉक के बीच होगी, यानी एक सीधा और पूर्ण विश्व युद्ध। The criminal United States continues its lawlessness and its efforts to destabilize the region. First, we once again stress that under no circumstances and in no way will we allow the United States, as a foreign and extra-regional country, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's inviolable red line. अब ऐसे हालात में देखना ये होगा कि अगर अमेरिका और ज्यादा तीखे हमले ईरान पर करता है तो यकीन मानिए ये युद्ध बेहद विनाशक होने वाला है और इसका असर अरब देशों पर सीधा पड़ने वाला है। इधर रूस यूक्रेन जंग में अचानक बेहद तेजी आ चुकी है। ज़ेलेंस्की ने जहां यूक्रेनी सेना के चीफ को बदल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी यूक्रेन में अपना मिशन और टारगेट बदल दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अब सबसे आधुनिक और गुप्त हथियारों से युद्ध शुरू हो चुका है। खबर तो अब यहां तक आ रही है कि अगले 100 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन ने बदला टारगेट। रूस यूक्रेन जंग को 4 साल 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब तक जिस यूक्रेन को युद्ध करने के लिए बच्चा बोला जाता था, वो बच्चा 1610 दिन तक लगातार जंग करने के बाद रूस के सामने बाहुबली बनकर डटा हुआ है। बेरहम, खूनी और जुनून की हद तक जंग जीतने का जज्बा रूस यूक्रेन जंग को इस वक्त पृथ्वी का सबसे खतरनाक जंगी मोर्चा बना चुका है। भले ही रूस ने यूक्रेन की 20% जमीन पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन ने जंग में कमजोर पड़ने की बजाय जमकर युद्ध करना सीख लिया है। और यही वजह है कि इस वक्त यूक्रेन ड्रोन और मिसाइलों के साथ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को झकाते हुए लगभग 3000 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस में जबरदस्त तबाही मचा रहा है। लगभग 11 रूसी तेल रिफाइनरियों को यूक्रेनी सेना ने फूंक डाला है। हालांकि रूस ने भी यूक्रेन पर पिछले 7 दिनों में जिस भयानक अंदाज से हमला किया, उसे देखकर ज़ेलेंस्की की चीखें निकल पड़ी हैं। लगभग 82 देशों से सीधी या फिर पर्दे के पीछे से मिल रही मदद यूक्रेन के लिए संजीवनी बूटी साबित हो रही है। लेकिन अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के चीफ जनरल सिरस्की को हटा करके उनकी जगह जनरल द्रपाती को यूक्रेन युद्ध में कमान सौंप दी है। दावा किया जा रहा है कि जनरल द्रपाती ने ही मॉस्को तक यूक्रेनी ड्रोन से हमले करवाए। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने अचानक अपने टारगेट बदलने शुरू कर दिए हैं। खबर है कि पुतिन अब कीव के साथ साथ पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए नई रणनीति बना चुके हैं और इसी के आधार पर अब रूसी मिसाइलों से बेहद सटीक हमले यूक्रेनी शहरों पर किए जा रहे हैं। यानी पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ज़ेलेंस्की के उस जंगी जुनून से जिसने यूक्रेन के टॉप कमांडरों को पूरी तरह से बदल डाला है। जंग में उतरा ज़ेलेंस्की का जल्लाद, सिरस्की की छुट्टी, द्रपाती की एंट्री। दावों के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जबरदस्त प्रदर्शनों और सेना के भीतर बढ़ती नाराजगी को देखते हुए कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की को बर्खास्त कर दिया है। मिखाइलो द्रपाती को यूक्रेन का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर क्यों ज़ेलेंस्की को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस वक्त बखमुत से लेकर खार्किव और डोनेट्स्क के मोर्चों पर क्या हालात बने हुए हैं और पिछले 48 घंटों में रूस और यूक्रेन ने किन किन घातक हथियारों और मिसाइलों से एक दूसरे पर आक्रमण किया है। पहले ये जान लीजिए
कि यूक्रेन के अंदरूनी हालात इस वक्त क्या हैं। 22 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए सैन्य नेतृत्व में फेरबदल की घोषणा की। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जनरल अलेक्जेंडर सिरस्की को क्यों बर्खास्त किया गया? जनरल सिरस्की को सोवियत दौर की पुरानी सोच वाला कमांडर माना जाता था। बमुफ्त की खूनी लड़ाई में यूक्रेनी सैनिकों ने भारी नुकसान का सामना किया। बखमुत की खूनी लड़ाई में यूक्रेनी सैनिकों के भारी नुकसान के कारण उन्हें बूचर यानी कसाई का उपनाम मिला था। हाल ही में ये स्केलिया असॉल्ट रेजिमेंट में धांधली और सैनिकों के उत्पीड़न की रिपोर्ट के बाद जनता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। राजधानी कीव सहित कई शहरों में सैनिक, पूर्व सैनिक और आम जनता सड़कों पर उतर आई थी। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव को हटाया था। फेडोरोव ने सार्वजनिक रूप से सिरस्की पर आरोप लगाया था कि वो आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैन्य सुधारों के रास्ते में रोड़ा अटका रहे हैं। नए सेना प्रमुख मिखाइलो द्रपादी से उम्मीद की जा रही है कि वे युद्ध के मैदान में रोबोटिक तकनीक, ड्रोन ऑपरेशंस और आधुनिक पश्चिमी रणनीति को प्राथमिकता देंगे ताकि यूक्रेनी सैनिकों की जान बचाई जा सके और रूस को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सके। कमान बदलने के बीच 22 से 23 जुलाई के दौरान युद्ध के मैदान में हमले और तेज हो गए। ज़ेलेंस्की ने बदला जनरल, पुतिन के हमले हुए तेज। आइए देखते हैं कि सभी प्रमुख मोर्चों पर इस वक्त हालात क्या हैं। रूस की रेड आर्मी ने पोक्रोवस्क दिशा में अपनी आक्रामक गतिविधियां और बढ़ा दी है। रूसी पैदल सेना और भारी बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेनी रक्षा पंक्ति को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यहां तोपखानों की भयंकर गोलाबारी जारी है। खार्किव मोर्चे की उत्तर पूर्वी सीमा पर रूस ने हवाई बमबारी तेज कर दी है। यूक्रेनी रक्षा प्रणालियों को लगातार छकाने के लिए रूस रात भर हवाई हमले कर रहा है। दनीपर नदी के किनारे और जापोरेजिया के अग्रिम इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच मिसाइल और लंबी दूरी के आर्टिलरीज ने एक दूसरे के ईंधन डिपो और रसद मार्गों पर हमले जारी हैं। पिछले 24 से 48 घंटों में दोनों पक्षों की ओर से एडवांस हथियारों का जमकर इस्तेमाल हुआ। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हुए हमलों की अब लेटेस्ट खबरें भी जान लीजिए। रूस ने यूक्रेन के महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर सेंटरों, एयरबेस और बुनियादी ढांचे पर स्कंदर एम और हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से सटीक हमले किए। रात के वक्त रूस ने दर्जनों सुसाइड ड्रोन से कीव, ओडेसा और खार्किव के ऊर्जा और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाया। इसमें शाहिद 136 और गेरान-2 ड्रोन का इस्तेमाल जमकर हुआ। रूसी सुखोई Su-34 लड़ाकू विमानों ने अग्रिम मोर्चों पर भी भारी भरकम FAB ग्लाइड बम गिराए जो कई किलोमीटर दूर से सटीक निशाना साधते हैं। हाइमार्स और गाइडेड रॉकेट से यूक्रेन ने जमकर पलटवार किया है। यूक्रेनी सेना ने अमेरिकी हाइमार्स सिस्टम का उपयोग करके रूस के अग्रिम गोला बारूद डिपो और कमांड पोस्ट पर रॉकेट्स दाग दिए। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। नए जनरल ने कमान संभालते ही रूस के सीमावर्ती इलाकों में रिफाइनरी और तेल डिपो को निशाना बनाने के लिए अपने स्वदेशी लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। I determined that the new commander-in-chief of the armed forces of Ukraine will be Mikhailo Drapati. 100 घंटे में कीव पर कब्जा, पुतिन का ज़ेलेंस्की को चैलेंज। इधर रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर 570 हवाई हमलों से युद्ध को बेरहम युद्ध बना दिया है। किंजल और ज़िरकॉन जैसे घातक मिसाइल और शाहिद 136 से जिरान जैसे आत्मघाती ड्रोन यूक्रेनी शहरों के लिए काल बन चुके हैं। राजधानी कीव में रात के अंधेरे में रूस हवाई हमलों से कीव का आसमान बिजली युद्ध का मैदान नजर आ रहा है। एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले से कीव में भयंकर नुकसान हुआ। हम आपको हमले की फुल डिटेल और नुकसान का बड़ा आंकड़ा भी बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। यूक्रेन पर रूसी हमलों की जो खबरें और आंकड़े अब तक सामने आए हैं वो हर किसी को चौंका कर रख देंगे। यूक्रेन ने इसे हाल के महीनों के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। रूस ने लगभग 500 ड्रोन और 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी है। रूसी सेना ने पिछली रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक संयुक्त हवाई हमला किया।
इस हमले में कीव के भीतर कम से कम 13 नागरिकों की मौत हो गई। 86 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए, जिनमें 70 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कीव शहर के प्रशासन के मुताबिक पूरे शहर में करीब 33 से 38 लोकेशन पर भारी नुकसान दर्ज किया गया। सेंट्रल शेवचेंको बुलेवार्ड पर स्थित एक होटल और कई रिहायशी अपार्टमेंट पर मिसाइलें सीधी गिरी है, जिससे इमारतों की कई मंजिलें ढह गई है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस स्टेशन, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट और कई व्यापारिक प्रतिष्ठान मलबे में तब्दील हो गए। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने एक साथ 570 हवाई हमले किए, जिसमें 74 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। दावों के मुताबिक रूस ने जिन 74 मिसाइलों से कीव और यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर हमला किया, उसमें रूस ने ज़िरकॉन एंटीशिप, स्कंदर बैलिस्टिक, कैलिब्र क्रूज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जबकि 496 घातक सुसाइड ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें शायद 136 और जेरान ड्रोन से रूस ने तूफानी हमले किए। हालांकि यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि उसने 570 रूसी हमलों में से 524 रूसी हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। रूस ने घातक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके ज़ेलेंस्की को बैकफुट पर पहुंचा दिया है। कीव पर बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट मिलते ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपना डबलिन यानी कि आयरलैंड दौरा बीच में ही रद्द करके तुरंत यूक्रेन लौट आए हैं। No, I don't know if the term is pressing. We're going to talk about it. Obviously, the war in Ukraine, I think, has in many ways impeded the ability of Russia and the United States to find areas of agreement on other topics. That doesn't mean we won't seek to find other areas of potential cooperation. But by the same token, we'd like to see that war come to an end. We think it would be good for Russia if that war came to an end. कीव पर कब्जा, युद्ध का केंद्र पोक्रोवस्क। यूक्रेन ने रूस में 2 से 3 हजार किलोमीटर अंदर घुसकर अपनी लॉन्ग रेंज के ड्रोन और फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला करके रूस की तेल सप्लाई और उत्पादन को लगभग ठप कर दिया है। लेकिन यूक्रेन ये भूल गया कि जब रूस पलटवार करेगा तो उससे यूक्रेन को बेहिसाब दर्द होगा, नुकसान होगा। शायद यूक्रेन को रूस का घातक हमला करना बेहद भारी पड़ रहा है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ क्रीमिया प्रायद्वीप पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेनी सेना रूसी सेना की रसद के मुख्य केंद्रों को तबाह करने में जुटी है। नेटो की तरफ से यूक्रेन को मिले लंबी दूरी के हथियारों से क्रीमिया के पुलों और सप्लाई लाइनों को काटा जा रहा है। 2026 के शुरुआती महीनों में नेटो की नई हथियारों की खेप मिलने के बाद यूक्रेन ने दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी जापोरेजिया में कई इलाकों को दोबारा आजाद कराकर पुतिन की अग्रिम सेना को पीछे धकेला। लेकिन अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। जरा देखिए ये कैसे हो रहा है। इन 2 तस्वीरों और उनके आंकड़ों पर नजर डालिए। यूक्रेन ने हाल के हफ्तों में रूस के भीतर घुसकर रूसी रिफाइनरियों को बुरी तरह से तबाह किया है। रूसी ड्रोन हमलों की वजह से रूस में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद स्वीकार किया कि वे इस संकट से निपटने के लिए भारत जैसे देशों से तेल आयात करने और घरेलू एक्सपोर्ट पर बैन लगाने को मजबूर हुए हैं। लेकिन कीव पर रूस के ताजा हमलों से ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के कमांडर भी सकपका गए हैं। यूक्रेन ने नए सिरे से निकासी के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि यूक्रेन के नए कमांडर इन चीफ ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जनरल स्टाफ को अब कीव पर ज्यादा हमला करने के निर्देश दिए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का मानना है कि रूस कई मोर्चों पर दबाव बनाए रखते हुए ब्रांस्क क्षेत्र से एक नया अभियान शुरू कर सकता है। खुफिया और वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस के द्वारा कीव पर अचानक हमलों की तीव्रता बढ़ाने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि ये हमला यूक्रेन के द्वारा रूसी नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे तेल रिफाइनरियों पर किए गए हमलों का खूनी बदला है। रूस ने पहले ही विदेशी राजनयिकों को कीव छोड़ने की चेतावनी दी थी। पुतिन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडरों और राजनीतिक नेतृत्व पर मानसिक दबाव बनाना है, ताकि रणनीतिक केंद्रों को निशाना बनाते वक्त ज़ेलेंस्की भारी दबाव में आ जाएं। रूस एक साथ दर्जनों ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, ताकि कीव की सुरक्षा में तैनात पश्चिमी देशों के पैट्रियट जैसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलें खत्म होने के कारण फेल हो जाएं। अब ऐसे हालात में अगर यूक्रेन के नए जनरल मिखाइलो द्रपाती ने रूस पर और बेरहम हमले किए
तो इतना तय है कि रूस कीव समेत पूरे पूर्वी यूक्रेन को मिसाइलों की आग में झोंक देंगे। क्या ईरान युद्ध में अब यूक्रेन की भी एंट्री हो चुकी है? क्योंकि जो खबरें और दावे सामने आ रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। क्योंकि खबर यह है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने ईरान युद्ध को लेकर एक गुप्त डील कर ली है, जिसके तहत अब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के गुप्त हथियार ईरान को तबाह करने में जुटे। और दावा यह भी है कि अमेरिका और यूक्रेन की डील के तहत आए हथियारों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के साथ साथ इजरायली सेना भी करने लगी है। पिकैक्स पर 7 दिन में हमला, ईरान युद्ध में कूदे ज़ेलेंस्की। 28 फरवरी 2026 से आज तक अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अब ट्रंप को लगता है कि अगर हमने जल्दी ही ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से तबाह नहीं किया तो इजराइल के साथ साथ पूरे अरब को ईरान तबाह कर डालेगा। खबर तो यहां तक है कि ईरान युद्ध में ट्रंप ने यूक्रेन को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वो ईरान के शाहिद 136 ड्रोन और मिसाइलों को तबाह करने के लिए अपने माहिर कमांडर और स्पेशल टीम को ईरान के खिलाफ जंग में उतार देगा। इस बीच इस युद्ध में सबसे बड़ा मोड़ पिकैक्स माउंटेन को लेकर आया है। नतांज परमाणु परिसर के पास पहाड़ की ठोस चट्टानों को काटकर 100 मीटर नीचे बनाया गया ये बंकर ईरान का सबसे सुरक्षित सेंट्रीफ्यूज ठिकाना है। इसी को ट्रंप हर हाल में तबाह करना चाहते हैं। पिकैक्स को कर देंगे तबाह, ट्रंप का परमाणु मिशन। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 टूक कहा है कि हम बहुत जल्द उस इलाके पर भारी प्रहार करने जा रहे हैं। वॉशिंगटन का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन करना नहीं, बल्कि ईरान को पूरी तरह परमाणु मुक्त बनाना है। हार्मुज पर ईरान का नियंत्रण पूरे विश्व बाजार के लिए एक खतरनाक मिसाल बनता जा रहा है। Great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. ईरान की तबाही के लिए अमेरिका यूक्रेन की सीक्रेट डील 12 रातों से ईरान पर बमबारी कर रही है। लेकिन अब वॉशिंगटन और कीव के बीच एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की सैन्य रणनीति को हिलाकर रख दिया है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, जिसके पास अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो अब ईरान से लड़ने के लिए अपने हथियारों की रणनीति बदलने पर मजबूर हो गया है? क्या पेंटागन ने ईरान के समंदर और आसमान पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन से नई सैन्य तकनीक सीखने का फैसला कर लिया है? ईरान की तबाही के लिए अमेरिका यूक्रेन की सीक्रेट डील। ट्रंप और यूक्रेन सीक्रेट डील के नए खुलासे से आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन की सबसे खूंखार मगुरा ड्रोन बोट और एंटी ड्रोन इंटेलिजेंस अब अमेरिकी नौसेना का हिस्सा बनने जा रही है। यूक्रेन की ये तकनीक ईरान के लिए काल बनने वाली है। हार्मुज में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी छोटी, बेहद तेज और सुसाइड हमला करने वाली बोट्स है। ईरान इन्हीं के दम पर
अमेरिकी युद्धपोतों को धमकाता रहा है, लेकिन अमेरिका ने इसका जो तोड़ निकाला है वो यूक्रेन से होकर आता है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच मगुरा ड्रोन बोट्स को लेकर एक बड़ी डील और तकनीकी साझेदारी हुई है।